मैं अपना ये योगा फॉर इम्यूनिटी विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूं। इसमें आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं इंट्रोडक्शन टू योगा, देन इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, immunity and its relation with stress, then anti-stress mechanism of yoga, then discussion and conclusion. तो इन 5 बिंदुओं पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू योगा। मित्रों, जहां तक हमारी जानकारी का विषय है, योग के विषय में तमाम विद्वान हुए हैं और सबने अपनी अपनी अनुभूतियां, अपने अपने ज्ञान से इस विश्व को आलोकित किया है। और उसका ये प्रभाव है कि आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में योग की बहुत ही धूम है। आप देख सकते हैं कि हमने ये रेफरेंस के माध्यम से इसको व्यक्त करने का प्रयास किया है कि यूएस में, यूके में और कई सारे कंट्रीज में रेगुलर योग की क्लास होलिस्टिक हेल्थ के लिए ली जा रही है। और योग एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जिसको कि तनाव प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एक विकल्प, या कहीं कि तनाव प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। योग यानी तनाव प्रबंधन। और दूसरा, समग्र स्वास्थ्य के लिए योग की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। इन आज के युग में योग की भूमिका को देखते हुए और योग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, अभी जबकि ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संकट चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और इसमें 2 स्तर पर हमें लड़ना पड़ रहा है। एक तो ये कि हमारी इम्यूनिटी कितनी कमजोर हो गई है और कितनी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब हम लॉकडाउन में अपने गतिविधियां बंद किए बैठे हैं, तो ऐसे में हमारा जो मानसिक स्तर है, जो उत्साह है, वो तो नहीं कम हो रहा है। इसमें योग की क्या भूमिका हो सकती है? इन दोनों भूमिकाओं को देखते हुए हम अपने इस विषय को, आज के इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और इस पर आगे यदि हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगला जो हमारा चर्चा है वो योग के उस पहलू को छूता है जहां महर्षि पतंजलि ने योग की चर्चा अपने योग सूत्र में की है। योग सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र। और इस माध्यम से जो योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने की है, उसमें उन्होंने एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस में, एक ही सूत्र में कई बातें लिख दी हैं, कई बातें कह दी हैं। चित्त, चित्त की वृत्तियां और उसका निरोध, ये सब संभव है। सबसे पहले हम चित्त को जाने, उसकी वृत्तियों को जाने और उसके निरोध का उपाय जाने। ये सब संभव है योग के माध्यम से। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में, जो कि 195 सूत्रों का एक संकलन है, 3 स्तर के साधक बताए हैं। जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए अभ्यास और वैराग्य बताया है, जो मध्यम वर्ग के साधक हैं उनके लिए क्रिया योग यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम बताया है, जबकि जो प्राथमिक स्तर के साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताई है। विधि चाहे कोई भी हो, हमें एक ही लक्ष्य, योग तक पहुंचना है। और वो योग का जो स्तर है वो अलग अलग, योग के अभ्यास का जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। इसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ इस तरह से कहा,
बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता को उन्होंने योग बतलाया। अब कर्म की कुशलता क्या है? चूंकि ये भगवत गीता पर आधारित बहुत ही सुंदर फेसबुक पेज है, और इसमें मैं देख रहा हूं कि काफी सारे अब तक 8 व्याख्यान हो चुके हैं। मैं 9वां व्याख्यान दे रहा हूं, और अब तक जितने भी विद्वानों ने इस पर अपना वक्तव्य दिया है, मैं देख रहा हूं बड़े ही उत्कृष्ट स्तर के व्याख्यान हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में, खास करके भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में, सबने कर्म की कुशलता पर बल दिया है। योग क्या है? अपने एक्शन में परफेक्शन, विदाउट एक्सपेक्टेशन। हम कर्म करें और फल की इच्छा न करें, तभी हम उसे श्रेष्ठ स्तर पर कर पाएंगे और कुशलता पूर्वक कर पाएंगे। और यदि हम पूरे मनोयोग से कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो वही योग बन जाता है। अब इन दो तरह के जो भगवत गीता में और योग सूत्र में जो दो अलग अलग योग की परिभाषाएं दी गई हैं, उनको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा परिप्रेक्ष्य चल रहा है साइंटिफिक फील्ड में, कि योग का हमारे बॉडी, माइंड और सोल पर क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पर जो है योग का प्रभाव क्या होता है। अब चूंकि हम लोग जो प्राइमरी लेवल के साधक हैं, वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं किस पे? आसन और प्राणायाम पे। अष्टांग योग में भी पूरा अष्टांग योग नहीं, केवल 2 अभ्यास। और मुख्य रूप से जो आसन है वो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को प्रभावित करता है, और उससे जो हमारे मसल्स हैं वो टोन अप हो जाते हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और इस तरह से हम आसनों का अपने बॉडी फिजियोलॉजी पे, खास करके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हेल्थ के फील्ड में, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसका जो योगाभ्यास का जो प्रभाव देखा जाता है वो हमने रेडिएट किया है, पॉइंट वाइज आपके सामने है। ये हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, और हर तरह की एक्टिविटी जो डाइजेशन में होती है, इससे हमारा एब्जॉर्प्शन, कंजम्पशन, एसिमिलेशन, ये सारे बेटर हो जाते हैं, और कई तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दूर हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को यदि हम देखें तो ये हमारे योग का अभ्यास कई तरह के जो नेजल पैसेजेस की समस्याएं हैं, साइनस का और ऑल्फैक्टरी नर्व्स का, ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। साथ में हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स के इंड्योरेंस की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मसल्स की, और बेहतर वेंटिलेशन के साथ हम मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने बॉडी के लिए यूज कर पाते हैं। कई सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अस्थमा जैसी, वो ठीक हो जाती हैं। ये जितनी भी बातें हैं वो सब इस पे, सब पे रिसर्च हो रखे हैं, और उसके आधार पर ये मैं आपको कह पा रहा हूँ। जो यदि हम अपना सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखें, तो इसमें भी हमने देखा है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सारे तीनों चारों सिस्टम्स को हमने इसलिए लिया कि ये हमारी इम्यूनिटी के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। हम यदि इम्यूनिटी को देखना चाहें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रक्त, और रक्त का जो परिसंचरण है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। दूसरा है हमारा श्वास, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जो हमारे इन्फेक्शन हैं वो श्वास के माध्यम से जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़नी है तो श्वासों को हमें ठीक करना पड़ेगा। तीसरा, हम क्या करते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के माध्यम से इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। तो यदि हम अपनी डाइटिंग ठीक कर लें और एब्जॉर्प्शन ठीक ना हो तो भी बेकार है, इसलिए इसमें भी हमारी योग की भूमिका होती है। और यदि ये सब कुछ ठीक है तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा बेहतर होगा। इन 4 सिस्टम्स को हम इम्यूनिटी के साथ जोड़ते हैं, और अल्टीमेटली इम्यूनिटी क्या है उसे हम इस रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ multicellular organism to resist harmful microorganism from
एंटरिंग इनटू इट। हमारी बॉडी में किसी भी तरह के हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु जिसको कहते हैं, विषाणु जिसको कहते हैं, इनको हमारे शरीर में रोकने की जो क्षमता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बोथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। ये दो तरह की कंपोनेंट्स को रोकता है, यानी कि कुछ स्पेशल तरह के कंपोनेंट्स हैं और कुछ नॉन स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। जैसे स्पेसिफिक कंपोनेंट कैसा है, जैसे अभी कोरोना का वायरस है, ये बिल्कुल अलग तरह का कंपोनेंट है। तो इस तरह के स्पेसिफिक कंपोनेंट और नॉन स्पेसिफिक जो जनरल कंपोनेंट है, जो रेगुलर हम लोग जैसे कहते हैं सर्दी खांसी हो गई, क्या हो गया, वायरल हो गया, तो ये भी एक वायरस है, पर ये नॉन स्पेसिफिक है, कभी भी जनरल तरीके का कभी भी आ सकता है और कभी भी इसे हम अपने इम्यूनिटी के माध्यम से हरा सकते हैं। पर उसके लिए हमारे जो एंटीजेंस हैं वो वर्क करते हैं और हमारा जो पैथोजेनिक सिस्टम है वो वर्क करता है। तो इन दो एरियाज में हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होने की आवश्यकता होती है। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी इज द बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एडिक्वेट biological defense to fight infection, disease, or other unwanted biological invasion। किसी भी तरह के एलर्जेंट्स का, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैलाने से, किसी भी तरह के डिजीज को फैलाने से रोकने की जो क्षमता है वो हमारी इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, ह्यूमरल एंड सेलुलर। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। ह्यूमरल, जिसको कि कहते हैं ये ट्रांसफर हो सकता है प्लाज्मा के थ्रू, जैसे एड्स का वायरस है, ये क्या है, ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। उसी तरह से जो कोरोना का वायरस है वो दूसरे तरीके से ट्रांसफर होता है। अब किसी तरह की एलर्जी इत्यादि है, जैसे शरीर में कभी कभी किसी को इचिंग हो जाती है, तो ये दो तरह के होते हैं। ये भी एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है वायरल। तो बैक्टीरियल के लिए हमारी इम्यूनिटी दूसरे तरीके से काम करती है और वायरल के लिए हमारी इम्यूनिटी दूसरे तरीके से काम करती है। वायरल के साथ हमें लड़ना पड़ता है अलग तरीके से, वायरस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो दो तरीका दो है, एक तो है ह्यूमरल जो ट्रांसफर होता है और दूसरा है सेलुलर। ये ट्रांसफर नहीं होता, ये आपकी बॉडी में ही रहेगा। एक बार आपके शरीर के किसी कोशिका में आ गया तो फिर उस कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी, जैसे कैंसर का जो इन्फेक्शन है, तो ये जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते। इस तरह से ह्यूमरल जो है वो, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो डिपेंड करती है एंटीबॉडीज के ऊपर, खास करके हमारा जो ग्लोब्यूलिन है, और उसमें भी स्पेसिफिक गामा ग्लोब्यूलिन है, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है। उसके थ्रू हम अपने ह्यूमरल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। जबकि जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो अपने सेल के ऊपर निर्भर करती है, वो सेल हमारा कितना स्ट्रांग है, और इसके लिए हमें मैक्रोफेज तक, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स तक पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द इम्यूनिटी, यदि हमारे शरीर में इम्यूनिटी है तो वो किन किन विषयों पर निर्भर करती है। कैसे हम नापेंगे कि हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है। तो उसको मापने के लिए तीन चीजें हैं। एक है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ही होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको कि हम यदि साइंटिफिक भाषा में कहें तो उसको कहते हैं सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंतर्गत हम दो चीजों को नापते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन फिर तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बेटा और गामा। गामा जो है वो एंटीबॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली ग्लोब्यूलिन में भी गामा की बात करनी है। हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन और तीसरा है विटामिन। इन तीन चीजों पर हमारी इम्यूनिटी निर्भर करती है। और इन तीन तरह की
चीजों को हम आगे देखते हैं। हाउ कैन वी मेजर द इम्यूनिटी? हम यदि अपनी इम्यूनिटी को जांचना चाहें तो ये कुछ टेस्ट्स हैं जो हम कराते हैं। कौन सा? एक है हीमोग्लोबिन का टेस्ट, दूसरा है सीरम प्रोटीन, और कुछ है विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, और सीरम आयरन, सीरम जिंक, ब्लड में आयरन की मात्रा और ब्लड में जस्ते की मात्रा। हीमोग्लोबिन के अलावा हम जो देखते हैं वो है सीरम प्रोटीन की मात्रा, जिसको कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें स्पेशली जो गामा ग्लोबुलिन है उसको आईजीएम और आईजीजी के थ्रू मापा जाता है। तो ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को चेक करने के लिए। अब ये बात निकल के आती है कि फिर यदि इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं। कमजोर करने वाले फैक्टर्स हैं डाइटरी डिफिशियंसी, किस किस चीज की। आप खाना तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन यदि इसमें प्रोटीन की मात्रा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स, आयरन और जिंक की मात्रा कम है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको अलग से एक फॉलिक एसिड का, एक आयरन की, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली दी जाती है। तो प्रोटीन और विटामिन ए, डी इत्यादि का खास ख्याल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है और उनके वीक होने के, इम्यून सिस्टम के वीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए डाइट में इन 6 कंपोनेंट का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और जिंक। दूसरा जो हमारे इम्यून सिस्टम के वीक होने का कारण है वो है फिजिकल एक्सरसाइजेस कम करना। तीसरा है रिलैक्सेशन कम करना, और चौथा है स्ट्रेस। यदि आपने खाना अच्छा खाया और फिजिकल एक्टिविटीज कम की तो भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। दूसरा, यदि आपने रिलैक्सेशन कम किया, बहुत ज्यादा काम कर लिया, एक्सर्शन हो गया, तो भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। और लास्ट है स्ट्रेस। यदि आपने बहुत ज्यादा तनाव ले रखा है तो भी आपका इम्यून सिस्टम वो कमजोर होता है। अब इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम को यदि बढ़ाना हो, बेहतर करना हो, तो क्या क्या करें? डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जो वो विटामिन और मिनरल्स की बात हमने कही उसको पूरा करने का प्रयास करें। और उसके अलावा आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स का सेवन करें। विटामिन डी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है सूरज की रोशनी में नहाए, बहुत देर तक नहीं, उगते हुए सूरज में। यदि आपने खास करके उसमें और भी जीभ को और अपने हथेलियों को सूरज की तरफ रख के तपाया तो वो आपके विटामिन डी को तुरंत बढ़ाता है। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? उसके अलावा हमें करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज और रिलैक्सेशन। जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और लैक ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो स्ट्रेस को और इम्यूनिटी को कमजोर करता है। जबकि फिजिकल एक्टिविटीज और रिलैक्सेशन यदि हम करना चाहेंगे तो उसको हम योग के माध्यम से कर सकते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो ये हमारे इम्यूनिटी को सबसे बेहतर तरीके से स्ट्रांग बनाता है। अब है इम्यूनिटी एंड इट्स कनेक्शन विथ स्ट्रेस। यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? स्ट्रेस निभाता है। तो उसके फैक्टर्स को हम जानना चाहेंगे। क्या क्या है? कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो स्ट्रेस के समय, जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे जो किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये एक्टिव हो जाते हैं और इसके माध्यम से कई सारे नेगेटिव हॉर्मोन्स निकलते हैं। खास करके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये डिक्रीज हो जाता है और इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। जो नेगेटिव हॉर्मोन्स निकलते हैं, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन और डोपामिन, ये हमारे कई सारे ऑर्गन्स को कमजोर कर देते हैं। और जबकि जो हमारे लिए पॉजिटिव हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये इसका सिक्रेशन कम हो जाता है और इससे हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ने जाती है
और जो खास करके हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, WBC, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसकी हमारी ब्लड में इसकी क्षमता, इसकी मात्रा कम हो जाती है और जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कई सारे स्टडीज पूरी दुनिया में हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि यदि योग करें, रिलैक्सेशन करें, तो इससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे संबंधित एक जो स्टडी है वो है मैकइवन बेयस की, जो 1993 में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस जो है वो साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और वो हमारे कई सारे कॉमन कंडीशंस को, हमारे बॉडी फिजियोलॉजी को, हार्मोनल रिएक्शंस को, केमिकल कंपोजिशंस को डिस्टर्ब करता है और इसकी वजह से हमारी जो ऑटोनोमिक कार्डियोवास्कुलर और इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरी स्टडी है सोलोमन जीएफ की 1964 में, और ये सिद्ध करते हैं कि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो स्ट्रेस की वजह से इन्फेक्ट हो जाता है। तो जो अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कही, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका एक्सपोज, सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है। हम हर वक्त सांस लेते हैं और कहीं भी जाते हैं तो सांस के माध्यम से हमारे अंदर जीवाणु, विषाणु, कीटाणु आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए ये देखते हैं कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, ये जो, या फिर किसी अस्थमा के पेशेंट्स को आप देखिए, यदि उनको तनाव हो जाए तो उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं, वो बहुत ज्यादा घबराहट और जो बेचैनी महसूस करते हैं। तो ये एक उसके साथ में, स्ट्रेस के साथ में इम्यूनिटी का एक गहरा नाता है कि जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारी जितनी भी इम्यून की चीजें हैं जो हमें स्ट्रांग बनाती हैं वो सब कमजोर होने लगती हैं। तो इसलिए वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल हो, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए स्ट्रेस कम होना जरूरी है। इम्यूनिटी में ब्रीदिंग और रेस्ट दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम लोग को आसन के साथ में प्राणायाम जरूर करना चाहिए और प्राणायाम के साथ साथ रिलैक्सेशन, मेडिटेशन या योग निद्रा जैसे अभ्यास जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को जब हम स्वप्न देखते हैं तो इससे हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं होती और इससे हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रात भर में विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें रिलैक्सेशन करना चाहिए। इम्यूनिटी का जो हमारे रिलैक्सेशन के साथ कनेक्शन है वो बड़ा ही गहरा है। इसको हम अभी कुछ और स्टडीज में देखेंगे, लेकिन खास करके जो अभी सामने हमारी स्टडी है 2006 की अपडाउ एएम के द्वारा, और इन्होंने रिलैक्सेशन को इम्यूनिटी के साथ जोड़ा है और इसमें कहा है कि यदि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के थ्रू नापा जाए तो हम देखते हैं कि गाबा इंटेक जो है वो बेहतर हो जाता है और इससे हमारी एंजाइटी यानी कि चिंता जैसी बीमारी दूर हो जाती है। चिंता और तनाव एक दूसरे से बहुत ही करीबी जुड़े हुए हैं। एक और स्टडी है एफडब्ल्यू की ही, और उसमें इन्होंने लिखा है कि जो दूसरी स्टडी है इसी से संबंधित, उसमें उन्होंने कहा है कि इम्यूनिटी को स्ट्रेस के साथ बहुत ही गहराई से जोड़कर देखना चाहिए और यदि हम रिलैक्सेशन करें तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। तो कुछ और स्टडीज हम लेके आए हैं इसमें योग और स्ट्रेस को ध्यान में रख, एंटी स्ट्रेस मैकेनिज्म ऑफ योग को ध्यान में रखते हुए। गैलोइस पीएच 1984 और व्हाइट हाउस डब्ल्यूजी 1996, इन दो स्टडीज के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि रिलैक्सेशन का हमारे इंडोक्राइनल सिस्टम पर और स्ट्रेस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग की भूमिका, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने के लिए योग की भूमिका महत्वपूर्ण देखी गई है। दो स्टडीज हमने भी अपनी कोट की है, वैसे तो काफी सारी स्टडीज हमने की है, खास करके इम्यूनिटी के फील्ड में जो हमने काम किया है उसमें 2007 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी यॉर्क स्ट्रीट लंदन के द्वारा छपने वाली बॉडी माइंड स्पिरिट मैगजीन में। इसमें हमने देखा था कि यदि आप रेगुलर योग निद्रा करें
रिलैक्सेशन करें तो इससे आपकी जो ब्लड में हीमोग्लोबिन और टोटल ल्यूकोसाइट की काउंट है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। और दूसरी एक स्टडी जो 2012 में पब्लिश हुई थी, और इसमें हमने इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में, उसमें इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, रक्त में जो हमारा सेडिमेंटेशन रेट होता है, रक्त के थक्का जमने का जो प्रक्रिया होती है, ESR लेवल उसको कहते हैं, यदि ये तेजी से जमता है तो ऐसा माना जाता है कि आप ज्यादा बीमार हैं। और यदि ये जमने की प्रक्रिया, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की प्रक्रिया यदि कम होती है, इसका मतलब आप इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी है। तो इस तरह हमने देखा था कि योग निद्रा के माध्यम से, रिलैक्सेशन के माध्यम से ESR लेवल में कमी पाई गई थी। ये स्टडी थी जो दोनों। एक तीसरी स्टडी और है, श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या और मेरे द्वारा सम्मिलित रूप से प्रकाशित की गई थी, योग विज्ञान नामक एक मैगजीन में, जिसमें हमने देखा था कि यदि हम अपने पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर और GSR, इन एक्टिविटीज पर, इन पैरामीटर्स पर योग के प्रभाव को देखें तो ये सकारात्मक देखा गया था। इसी तरह से और एक स्टडी है जिसको हम अब लास्ट में लेना चाहते हैं, अरविंद गोपाल की। और इन्होंने 2011 में अपने एक स्टडी में बताया था कि जो योग है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑटो इम्यून सिस्टम के रिफ्लेक्शंस को बेहतर करने के लिए, पूरी हमारी मैकेनिज्म को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक लिम्स को बेहतर करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि IFN-Y लेवल पे मेजर किया गया था, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई थी। तो इस तरह से यदि इन सब चीजों को हमें देखना है और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, तो मैंने जो अब तक के हुए अध्ययन का जो सारांश निकाला है, उसमें 3 अभ्यासों को देखा है: सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन और सविता ध्यान। यदि 3 अभ्यास हम नियमित रूप से करें तो ऐसा देखा गया है अब तक की जो स्टडीज हुई हैं उसके माध्यम से कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। कौन कौन से अभ्यास? सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम और सविता ध्यान। सविता ध्यान मतलब उगते हुए सूर्य का ध्यान। मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए यदि उगते हुए सूर्य का ध्यान किया जाए, यदि प्रातः काल करें तो सबसे बेहतर है, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और भी बेहतर है, और यदि ये दोनों टाइम नहीं भी मिलता हो तो कभी भी आप करते हैं बंद आंखों से, हल्की रोशनी में यदि आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो मैं अब समय का ध्यान रखते हुए, चूंकि लगभग 11:40 होने वाले हैं, मैं 40 मिनट का ही अपना सेशन रखने का विचार था हमारा। तो एट द एंड वी कैन कंक्लूड द रिलैक्सेशन एंड योगिक प्रैक्टिसेस improves our immunity together, and all the practices including asana, pranayama, meditative techniques, satkarma, mudra bandh, all together in a capsule will perform better. तो मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये कुछ हमारे रिसेंट पब्लिकेशंस हैं, यदि आप इस पर नजर देखना चाहें तो ये सारे के सारे सुपर साइंस ऑफ योग है, योगा साइकोलॉजी है, हैंड बुक ऑफ योग निद्रा है, योगा एजुकेशन है, हिंदी में योग महाविज्ञान है, योग रहस्य है, मानव चेतना एवं योग विज्ञान है, योग चिकित्सा संदर्शिका है, और भी एक दो बुक इस बीच में आई हैं, जैसे ह्यूमन वैल्यूज एंड योगा, ह्यूमन एक्सीलेंस थ्रू योगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस। इन विषयों पर यदि आप अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर। आप हमारे इस किताबों का लाभ ले सकते हैं। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए।
ये हमारी ईमेल आईडी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कभी आप हमें ईमेल करिए किसी क्वेश्चंस के लिए या किसी तरह के हेल्प के लिए। ये 3 वेबसाइट्स हैं, एक है indianyoga.org। यदि आपके कोई रिसर्च आर्टिकल है जिसे आप पब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज का, तो indianyoga.org के थ्रू आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा.org। हमारा राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा के नाम से। आप यदि इसके मेंबरशिप लेना चाहें तो आप इस वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा है IJSC.net, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड कॉन्शियसनेस। इस पर यदि कोई आप अपने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना चाहें तो हमें भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स इन वेबसाइट्स पर हैं। आर्टिकल्स हमारे ईमेल आईडी पर ना भेजें, डायरेक्ट उस जर्नल के वेबसाइट्स पर जाकर भेज सकते हैं। हमसे कोई व्यक्तिगत बात करनी हो तो भले आप ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।